Good morning, student. My name is Rajkumar, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Ghaziabad. Environment and Sustainable Development. This is a very important topic. So let's start. Environment. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of the resources. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनवायरनमेंट का मतलब वो सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से हैं जो हमारी प्लेनेट में मौजूद हैं और जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. Abiotic factors means non-living things like river, mountain, air, soil, etc. Functions and role of environment. This is the second concept. First important function of environment is it supplies resources. Environment हमें resources supply करता है और रिसोर्सेज में दोनों तरह के रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, फॉरेस्ट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा. इट एसिमुलेट्स वेस्टेज. इस फंक्शन का मतलब है कि एनवायरनमेंट में जितना भी हम वेस्टेज डालते हैं या जितने भी पॉल्यूटेंट डालते हैं वो एनवायरनमेंट उसे डीकम्पोज या कह सकते हो डीकम्पोज कर देता है और एसिमुलेट कर लेता है और अपने जो भी फंक्शंस हैं एनवायरनमेंट परफेक्टली रन करता है. जैसे हम रिवर्स में अगर एक लिमिट तक अगर लिमिटेड क्वांटिटी में हम रिवर को पॉल्यूट करते हैं तो रिवर अपने आप ही अपने को क्लीन कर लेती है. इसी को बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं एसिमुलेशन ऑफ वेस्टेज. तो एनवायरनमेंट का सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो जितने भी पॉल्यूटेंट या वेस्टेज हम एनवायरनमेंट में डालते हैं उसको वो एसिमुलेट कर सकता है. Third, it sustains life by providing genetic and biodiversity. तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एनवायरनमेंट का कि एनवायरनमेंट जितने भी स्पीसीज होते हैं उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. यानी एनवायरनमेंट ही एक ऐसा फैक्टर, एनवायरनमेंट ही ऐसा जो है एलिमेंट है जो कि हमें अपनी जो सिमिलर स्पीसीज हैं उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और एनवायरनमेंट में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में भी हेल्प करता है. इट आल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी. तो एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छे और बहुत सुंदर लैंडस्केप प्रोवाइड करता है जिसे एस्थेटिक सर्विसेज बोलते हैं. जैसे सीनरी, जैसे वाटरफॉल आप देखेंगे, ठीक है. इसके अलावा बहुत सुंदर माउंटेन हैं, डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट हैं और ये हमें एस्थेटिक ब्यूटी देते हैं और इससे हमारे माइंड को काफ़ी पीस मिलती है. नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी जो एक्सट्रैक्शन रेट है रिसोर्सेज की वो रेट कभी भी हमारी रीजनरेशन रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. दूसरे वर्ड्स में बोलें तो वेस्टेज जो जनरेट होता है वो एसिमुलेशन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए. तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्स द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट इज़ नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेस्टेज जनरेटेड विद इन द एसिमुलेशन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. तो क्लियर कट मतलब है आपके पास में कि एक्सट्रैक्शन रेट जो है रिसोर्सेज की वो रीजनरेशन रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो वेस्टेज जनरेशन रेट है, वेस्ट जनरेशन रेट है वो एसिमुलेशन कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए सो दैट एनवायरनमेंट कैन ईजिली परफॉर्म देयर फंक्शंस. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन. तो अगर मान लीजिए
extraction rate of resources is more than the regeneration rate of resources. तो आपका एनवायरनमेंट अपने थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एनवायरनमेंट कैन नॉट सस्टेन द लाइफ एंड दिस रिजल्ट्स इन अ एनवायरमेंटल क्राइसिस. यानी वो अपना थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है सस्टेन द लाइफ, और जो कह सकते हैं सस्टेन द लाइफ, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को वो बना के नहीं रख पाएगा, और इससे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्राइसिस क्रिएट होंगे और एनवायरमेंटल क्राइसिस भी आएंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और very easy topic. Renewable resources, it refers to those resources which can be used without the possibility of resources become deplete or exhausted. यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसे हम यूज़ करते हैं और इनके डिप्लीट या एग्जॉस्ट होने के कोई चांसेस नहीं हैं. जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, हम चाहे जितना भी कंज्यूम करें ये हमें मिलती रहेगी और इसके एग्जॉस्ट होने के, डिप्लीट होने के कोई चांसेस नहीं हैं. दैट इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, क्योंकि इन रिसोर्सेज की कंटिन्यूस सप्लाई अवेलेबल है. एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड द फिशेज इन द ओशियंस. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल अपोजिट, कि वो रिसोर्सेज जिसे हम अगर कंज्यूम करते हैं और उसके नियर फ्यूचर में एग्जॉस्टेड होने या एक्सट्रैक्ट होने के चांसेस हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट रेफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल. एनवायरमेंटल क्राइसिस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनवायरमेंटल क्राइसिस, many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. आज के टाइम में बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लुप्त हो चुके हैं, और हमारी जो वेस्ट जनरेटेड जो रेट है इट इज़ अबव देन द एब्जॉर्बिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. Second, the industrial development has polluted and dry up rivers and other aquifers, making water an economical goods. आज आप सभी जानते हैं हर कंट्री अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है. ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वहाँ से बहुत सारा वेस्टेज और बहुत सारा पॉल्यूटेंट रिवर्स में और अदर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें डिस्चार्ज होता है, और इससे वाटर जो है कंटामिनेटेड हो रहा है और वाटर नाउ डेज बिकम एन इकोनॉमिकल गुड्स. द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ एग्जॉस्टेड सम ऑफ दीज आर वाइटल रिसोर्सेज. जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ओवर कह सकते हो एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. इसीलिए बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी सप्लाई अफेक्टेड हुई है. ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़, आजकल बहुत सारे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी आ रहे हैं. जैसे अभी रिसेंट की एक रिपोर्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो परसेंटेज है वो 0.3 से इंक्रीज़ होकर 0.4 हो गया है. तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज़ हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन की वजह से आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइक्लोन बढ़ जाते हैं, और इससे बहुत सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट गवर्नमेंट के इंक्रीज़ होते हैं. ओजोन डिप्लीशन से स्किन कैंसर और अदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ओजोन डिप्लीट हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे पड़ती है और वो स्किन कैंसर का एक कॉज है, और इसलिए गवर्नमेंट को कैंसर ट्रीटमेंट पे भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है. तो यहाँ एक बार इसे पढ़ेंगे. ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड
ozone depletion has contributed to increased financial commitment for the government. Thus, it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high. Second last concept, supply demand reversal of environmental resources. जब ह्यूमन बीइंग जो है वो अर्थ पे आया था अर्लियर डेज में, यानी ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन चालू हुआ था, तो ह्यूमन की जो डिमांड थी रिसोर्सेज की वो काफ़ी कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी. तो इन द अर्लियर डेज व्हेन सिविलाइजेशन जस्ट बिगेन, डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेसर देन देयर सप्लाई. बट नाउ डेज आप सभी जानते हैं पॉल्यूशन एक्सप्लोजन हुआ है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है. इसकी वजह से जो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्शन के लिए भी कंजम्पशन के लिए भी. और इसकी जो रीजनरेशन है, रिसोर्सेज की जो रीजनरेशन रेट है उससे कई गुना ज़्यादा हम आज के टाइम में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और इसी वजह प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है और रीजनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को. और इससे हमारे एनवायरमेंटल जो क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरमेंट में बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इट क्रिएट एनवायरमेंटल क्राइसिस. दिस हैज़ रिजल्टेड इन रिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न. तो इस वजह से हमारा जो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो उल्टा हो गया है. पहले क्या था कि हमारी जो डिमांड थी रिसोर्सेज की वाज मच लेसर देन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. बट नाउ डेज ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ड्यू टू द industrial development, nowadays the demand of resources is much higher than the supply of resources. Thank you very much.